हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष और आर एस लाइव एजुकेशन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहें हर सुबह डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं। अब से हम एक हिंदी एडिटोरियल को भी कवर करेंगे इसी न्यूज़ में। इसी पॉकेट में हम एक हिंदी एडिटोरियल को भी ऐड करेंगे और उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो बने ही रहिएगा दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, जो कि 84 ईयर्स के थे। 31 अगस्त को उनका निधन हो गया, जो कि 84 ईयर्स के थे। वे 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इनके देहांत के बाद 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सम्मान में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज सभी इमारतों पर आधा झुका रहेगा और कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके सम्मान में किया गया एक अच्छा काम है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, और इन्होंने कांग्रेस में रहकर काफ़ी अच्छे कार्य किए। चलिए और देखते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से उज्जवल भविष्य। शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए छात्रवृत्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के ज़रूरतमंद छात्राओं को मिल रही आर्थिक मदद मिल रही है। इसके दौरान उन्हें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाया। 31 अक्टूबर तक करें आवेदन। इसके लिए खुली भर्ती है इस टाइप से, जिसके लिए आवेदन मांगा गया है गवर्नमेंट द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची वितरण महाअभियान। दोस्तों, हमने कल या परसों में हमने बात की थी कि 5 किलो अन्न दिया जाएगा हर प्रति सदस्य को, परिवार के प्रति सदस्य को। इसी के तहत यह खाद्यान्न पर्ची की का भी एक टॉपिक आया था। अब खाद्यान्न पर्ची की वितरण की महाअभियान 3 सितंबर से होगा शुरू। इसकी शुरुआत 3 सितंबर से होने वाली है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 3 सितंबर को जबलपुर से करेंगे खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची वितरण महाअभियान की शुरुआत। 52 जिलों में एक साथ होगा खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची का वितरण। पूरे 52 जिलों में खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची का वितरण एक साथ किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत हर जिले में चिन्हित हितग्राहियों को दी जाएगी पात्रता पर्ची और खाद्यान्न किट वितरित की जाएगी। 15 सितंबर तक चलेगा खाद्यान्न पर्ची वितरण का कार्यक्रम। 3 सितंबर से 15 सितंबर तक खाद्यान्न पर्ची का कार्यक्रम चलेगा। यह एक महाअभियान होगा जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 3 सितंबर को की जाएगी। हाल ही में देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती का कोविड-19 के चलते निधन हो गया, जो कि जीबी पंत अस्पताल में भर्ती थी। देश के पहले कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना करने वाली देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मावती शिवरामकृष्ण अय्यर 103 साल की थी का शनिवार को रात कोविड-19 से निधन हो गया। वे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती थी, जिसकी स्थापना उन्होंने ही 1981 में की थी। इनका जन्म म्यांमार में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे भारत आई थी। तो यह देश की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर पद्मावती
जिनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया कोरोना के चलते। आईआईटी इंदौर संस्कृत में पढ़ा रहा प्राचीन भारतीय विज्ञान। तो जी हाँ दोस्तों, आईआईटी इंदौर जो कि संस्कृत में पढ़ाई करवा रहा है, इसने एक कोर्स शुरू किया है। आईआईटी इंदौर ने प्राचीन ग्रंथों के गणितीय और वैज्ञानिक ज्ञान से नई पीढ़ी के लोगों को अवगत कराने के लिए इस तरह का इकलौता ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसमें प्रतिभागियों को संस्कृत में पढ़ाया जा रहा है। एक अधिकारी द्वारा इसकी शुरुआत 22 अगस्त से शुरू की गई। यह पाठ्यक्रम 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कुल 62 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। एक अच्छा हमारी संस्कृति से जुड़ने का एक अच्छी पहल है। इस तरह का पहला कोर्स है ये, जो संस्कृत में आईआईटी में संस्कृत में पढ़ाया जा रहा है, और वो भी इंदौर में। 22 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 62 आवर्स की क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि ली जा रही हैं। चलिए और देखते हैं। हाल ही में अप्रैल जून की तिमाही की जीडीपी दर जारी की गई, जिसमें रिकॉर्ड 23.9% की गिरावट देखी गई। कोरोना के चलते इस भारत की जीडीपी में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली, जो कि 23.9% थी। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी 23.9% की गिरावट जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में जो लॉकडाउन लगाया गया 1997 से 1998 में, जब भारत में ने तिमाही आधार पर जीडीपी वृद्धि के आंकड़े जारी करना शुरू किया था, उसके बाद से, मतलब इसकी शुरुआत कब की गई, इन आंकड़ों को जारी करने की शुरुआत 1997 में की गई थी। जीडीपी की वृद्धि के आंकड़े, इसके बाद से यह सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है, 23.9% की गिरावट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़। आज़ादी के बाद पहली बार पाक अधिकृत कश्मीर के शारदा पीठ में मुस्लिम शख्स ने चढ़ाए फूल। तो जी हाँ दोस्तों, जो शारदा पीठ है वो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। वहाँ पर शारदा पीठ स्थित है। हाल ही में पिछले साल पाकिस्तान सरकार द्वारा वहाँ भारतीय तीर्थयात्रियों को शारदा पीठ जाने के लिए कॉरिडोर उपलब्ध कराने की उसने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी पाकिस्तान ने, जो कि 1947 के बाद यह पहली बार है जब सबसे पूजनीय तीर्थ स्थल पर फूल चढ़ाए गए हों, जो भी एक मुस्लिम शख्स ने फूल चढ़ाए हैं। आज़ादी के बाद पहली बार यह मौका लगा है। तो इम्पोर्टेंट यही हो सकता है दोस्तों कि शारदा पीठ पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आज के न्यूज़पेपर में मैंने देखा, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में प्रशांत भूषण पर ₹1 का जुर्माना। तो काफ़ी दिनों से चल रहा था जो मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी पर न्यायालय की अवमानना का केस लगा हुआ था। इनके कुछ ट्वीट्स जो कि ट्रेंड हुए थे, तो वो मामला सुलझ गया है। अब उस पर प्रशांत भूषण जी पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जुर्माना नहीं भरने पर 3 माह की होगी जेल, 3 साल नहीं कर सकेंगे वकालत अगर उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो। सुप्रीम कोर्ट के अवमानना के दोषी वकील प्रशांत भूषण को मात्र ₹1 जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। प्रशांत भूषण 15 सितंबर तक जुर्माना भरने का आदेश दिया गया भूषण जी को। तो अगर 15 सितंबर तक वह जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा, और सुप्रीम कोर्ट में वकालत पर 3 साल की रोक उन्हें
उन पर लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को प्रशांत भूषण को न्यायपालिका पर टिप्पणी करने वाले 2 ट्वीट, मैंने बताया आपको 2 ट्वीट जो कि उन्होंने ट्वीट किए थे वो काफ़ी ट्रेंडी हुए थे। साथ ही भूषण को बिना शर्त माफ़ी मांगने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन भूषण जी ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। और भूषण के 2 ट्वीट, एक में मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की मोटरसाइकिल पर बैठी फ़ोटो के बारे में टिप्पणी की थी, जिसमें जो मुख्य न्यायाधीश हैं बोबड़े, उनके द्वारा एक फ़ोटो डाली गई थी सोशल मीडिया साइट्स पर, जिसमें एक वो काफ़ी महंगी मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे। उस पर प्रशांत भूषण जी द्वारा ट्वीट किया गया था। उसी के चलते उन पर यह केस दर्ज किया गया था। भूषण को कई बार माफ़ी मांगने की और गलती मानने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगने और गलती मानने से इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा उन पर ₹1 का जुर्माना लगाया गया। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। बोलने की आज़ादी और अदालत की अवमानना। बोलने की आज़ादी और अदालत की अवमानना, तो इसके संदर्भ में क्या है कि उच्चतम न्यायालय में बीते कुछ वर्षों के कामकाज के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक टिप्पणी की थी। वही टिप्पणी जिस पर वे मोटरसाइकिल पर बैठे हुए थे। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक टिप्पणी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए उस पर आपत्ति जताते हुए उसे न्यायालय की अवमानना का करार दिया था। टिप्पणी की गई थी मुख्य न्यायाधीश पर और उन्होंने उसे न्यायालय की अवमानना का केस के रूप में दर्ज किया। इस टिप्पणी के लिए न्यायालय ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा और मामले में नया मोड़ तब आया जब प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन पर तब तय मानी जा रही थी और ऐसा हुआ भी। बेशक न्यूनतम ही सही ₹1 का उन पर चार्जेस लगाए गए और वो ना भरने पर उन्हें 3 साल की सामान्य कारावास और 3 साल तक उन पर वकालत, मतलब वो वकालत नहीं कर पाएंगे उच्चतम न्यायालय में। बेशक न्यूनतम ही सही, इस मामले को लेकर इन दिनों देश भर में नागरिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायालय की अवमानना व्यापक चर्चा में है। लिहाजा इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। तो दोस्तों, आप समझे होंगे कि न्यायालय की अवमानना का केस, जिस पर इतना छोटा जुर्माना लगाया गया, मात्र ₹1 का, आगे ये मुद्दा काफ़ी उठ सकता है। चलिए देखते हैं और इस पर क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।